हाय एवरीवन, सॉल्यूशन चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे, उसमें न्यूमेरिकल देख रहे थे एन सिन्हा बुक का। एक्सरसाइज में हम लोग इन कर चुके थे और उसमें क्वेश्चन नंबर 4 तक जो है कर लिया था हमने। उसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द मोलैलिटी of a solution containing a non-volatile solute if its vapor pressure is 2% below the vapor pressure of pure water। ISM धनबाद जो इंस्टीट्यूट है, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, ISM झारखंड में धनबाद जो है वहाँ स्थापित है। अभी यह ISM IIT में बदल चुका है। तो उसके लिए जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है कि फाइंड द मोलैलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग ए नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट इफ इट्स वेपर प्रेशर इज 2% बिलो द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर। तो कई तरीके हैं बनाने का। मान लिया जाए लेट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर का वेपर प्रेशर मान लिया जाए x। तो प्योर वाटर का वेपर प्रेशर मतलब कि P0 है। तो जब यहाँ से निकालोगे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, तो क्या बोल रहा है कि जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है वह प्योर वाटर का वेपर परसेंट से 2% कम है। तो इसका मतलब ये ऐसे हो जाएगा, प्योर वाटर का यदि x है तो -x × 20/100। तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा x माइनस, इसको इतना ही रहने दो 20 या 0.2 लिख दो, 0.20x। इस सॉल्यूशन का हो गया, मतलब दिस वन इज P। हम लोग पढ़े क्या हैं? पढ़े हैं P0A माइनस P/P0A। तो P0A है x माइनस P हो गया x माइनस 0.20x बाई P0A इज अगेन x। इसको सॉल्व करो, x माइनस x, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 0.20x बाई x। तो ये x ख़त्म, ये x ख़त्म, तो आ जाएगा 0.20, मतलब फिर से वही आ गया 20/100। सॉरी 2% है ना, तो 2 होगा, 2 हो जाएगा 0.02। तो फिर से आ गया उतना ही 0.02। तो इसका मतलब ये जो आया P0A माइनस P/P0A 0.02। तो 0.02 कहने का मतलब हो गया वही 2/100। ऐसा। तो अब यदि आप लिख रहे हो P0A माइनस P/P0A बराबर 2/100, तो रॉल्स लॉ में हमने क्या पढ़ा है? रॉल्स लॉ में पढ़े कि यह जो टर्म है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, यह कहीं ना कहीं बराबर होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का, मतलब कि XP का। तो यह जो टर्म है वह कहीं ना कहीं XB दिया हुआ है। दिस वन इज XB 2/100। अच्छा, अब जो यह 2/100 है इसको आप लिख सकते हो 2
बाई 2 + 98। क्या 100 को 2 + 98 लिखा जा सकता है? तो अब यहाँ से चलोगे तो एक्स बी का फॉर्मूला हो जाएगा एन बी बाई एन बी प्लस एन ए बराबर 2/2 + 98। अब कंपेयर कर दो, कंपेयर करोगे तो साफ दिख रहा है यहाँ से कि जो एन बी है वह है 2 और एन ए इज 98। एन बी मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, एन ए इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। हम लोग को कैलकुलेट करना है क्या? मोलैलिटी। तो मोलैलिटी का फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाई मास ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट का मास निकालना होगा। अब इसका फॉर्मूला गिवेन मास ऑफ सॉल्वेंट बाई मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू 98। सॉल्वेंट यहाँ जो है वह वाटर है, तो यहाँ से जब गिवेन वेट ऑफ वाटर निकालोगे तो 98 इंटू मोलिकुलर वेट ऑफ वाटर मतलब कि 18 ग्राम पर मोल। तो यहाँ से WA निकल जाना है। उसके बाद लगा दो मोलैलिटी का फॉर्मूला। तो मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डायरेक्ट लिख देते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट NB बटे मास ऑफ सॉल्वेंट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ये हो गया 98 इंटू 18 और 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा, कट जाएगा ये 9 बार में। फिर ये पूरा सॉल्व कर दो 1000 बाई 98 इंटू 9, तो यहाँ से आ जाएगा आंसर। तो थोड़ा सा सोचने लायक था, बहुत ज़्यादा भी कंसेप्चुअल नहीं, बस यहाँ से मेन समझना था कि बोल रहा है कि प्योर वाटर का जो वेपर प्रेशर है उसके तुलना में जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है वह 2% नीचे है, मतलब कम है। तो वही हम लोग मान लिए कि प्योर वाटर का वेपर प्रेशर x, तो प्योर वाटर में सॉल्वेंट तो P0 ये हो गया x, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन तो इससे 2% कम, तो ये हो गया x माइनस इसका 2%, तो इतना आ गया, मतलब ये P निकल गया। अभी जो हम लोग पढ़े P0 ये माइनस P/P0 ये, तो P0 ये है x, P आ गया इतना, पुट करके देखे हम लोग तो P0 ये माइनस P/P0 ये आ गया 2/100 का। इसी 2/100 को हम लोग लिख दिए 2/2 + 98। तो चूँकि रॉल्स लॉ में जो हमने पढ़ा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में कि यह जो टर्म है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ये बराबर होता है किसका? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का। इसका मतलब यह जो है मोल फ्रैक्शन है, और इसको मोल फ्रैक्शन फिर वैसे नंबर ऑफ मोल्स वगैरह से कंपेयर करते गए तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का नंबर ऑफ मोल्स आया, उससे फिर हम लोग सॉल्वेंट का मास निकाल लिए सॉल्यूशन में। फाइनली मोलैलिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाई मास ऑफ सॉल्वेंट, तो वहाँ से ऐसा। तो थोड़ा सा तो था सोचने लायक, लेकिन बहुत कुछ अलग नहीं था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। तो एक क्वेश्चन नंबर 6 है, बड़ा सा क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन तो उतना लिखेंगे नहीं। देखो क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि 2 वाटर बल्ब है, एक A और दूसरा है B। इस A में है 28.66 ग्राम सॉल्यूट, ऑब्वियसली नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, और 200 ग्राम वाटर में घुला हुआ है। और इसमें केवल वाटर है 200 ग्राम, मतलब एक में सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों है, दूसरे में केवल क्या है? प्योर सॉल्वेंट है। अब बोल रहा है कि ड्राई एयर का एक करंट पास करवाया जा रहा है, मतलब ड्राई एयर पास करवाया जा रहा है, सिंपली ऐसे समझ लो, ठीक है। कि ऐसे मान लो कोई पाइप जैसा लगा हुआ है, ठीक,
ऐसे करके, और इधर से पास करवाया जा रहा है क्या, ड्राई एयर। तो बोल रहा है कि जब ड्राई एयर पास कर रहा है दोनों से, एक बार इस सॉल्यूशन से और एक बार इस प्योर वाटर से, तो उस केस में बोल रहा है कि जो सॉल्यूशन का वेट है, इसका वेट, यह वेट कम हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है बाई 1.949 ग्राम। क्यों? क्योंकि यह जो ड्राई एयर जा रहा है ना, वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगा। ड्राई एयर को जब तुम पास कराओगे सॉल्यूशन से, तो चूंकि सॉल्यूशन में वाटर भी है, सॉल्यूट भी है, तो सॉल्यूट को तो ये एब्जॉर्ब नहीं करेगा, लेकिन वाटर के चलते जो यहाँ मॉइस्चराइजेशन होगा, जो मॉइस्चर होगा, उस मॉइस्चर को क्या करेगा, या ड्राई एयर एब्जॉर्ब कर लेगा। तो एब्जॉर्ब कर लेगा तो इसका वेट कुछ ना कुछ घटेगा। तो वही लिखा हुआ है कि सॉल्यूशन का वेट इतना कम हो जा रहा है, और वही ड्राई एयर जब यहाँ से पास कर रहा है तो इसका वेट कम हो रहा है, कितना, बहुत कम, 0.087 ग्राम। तो हम लोग को निकालना है इस सॉल्यूट का मोलर मास। देखो कुछ नहीं पता चल पा रहा है अभी तक के हिसाब से। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 2 बल्ब है, वाटर बल्ब है, उसमें से बल्ब ए में जो है वाटर के साथ घुला हुआ है कोई सॉल्यूट, 200 ग्राम वाटर में जो है 28.66 ग्राम सॉल्यूट घुला हुआ है। फिर दूसरे वाटर बल्ब में जो है केवल वाटर है प्योर, हालांकि इसमें दिया हुआ नहीं है कितना है, तो इसी के इक्विवेलेंट हम लोग ले लिए। अब बोल रहा है कि इससे हम लोग ड्राई एयर पास करवा रहे हैं, तो ड्राई एयर है, इसका मतलब कि यह टेंडेंसी टू एब्जॉर्ब मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने का टेंडेंसी है इसमें। तो क्या करेगा कि यहाँ जो वाटर का मॉइस्चर है, इस मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब किया मतलब कहीं ना कहीं वाटर ही एब्जॉर्ब किया है, तो कुछ ना कुछ वेट जो है लॉस तो होगा ही, जाहिर सी बात है। तो कितना लॉस हुआ है वेट, तो इतना ग्राम इससे, और वही एयर को जब इससे पास करवाया गया तो इतना ग्राम इससे। तो पता करना है कि इसमें जो सॉल्यूट डिजॉल्व है उसका मोलर मास क्या होगा। तो देखो सिंपल सी सोचने वाली बात है कि वैसे ही कोई सॉल्यूशन घुला हुआ है, मतलब कि कोई सॉल्यूट सॉल्वेंट में और सॉल्यूशन बना हुआ है, तब तो वह प्योर लिक्विड फॉर्म में ही रहेगा। एब्जॉर्प्शन डायरेक्ट वाटर का नहीं होगा, बल्कि इस सॉल्यूशन में जो थोड़ा बहुत वेपोराइजेशन होगा, तो उसमें जो वेपर के मॉलिक्यूल्स होंगे, इन वेपर मॉलिक्यूल्स का कहीं ना कहीं एब्जॉर्प्शन होगा। अब यहाँ लिक्विड वाटर है तो वाटर अपने आप थोड़े चढ़ने लगेगा ऊपर में, बल्कि उस सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट है वाटर, उसका जो वेपोराइजेशन हुआ हो, चाहे रूम टेम्परेचर के चलते या जैसे भी हुआ हो, और वे वेपर जो यहाँ प्रेजेंट होंगे, उन वेपर का एब्जॉर्प्शन होगा। समझ रहे हो? तो वेपर का एब्जॉर्प्शन होगा, तो कहीं ना कहीं हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ वेपर प्रेशर से इसको कोरिलेट किया जा सकता है। इस टर्म को जो है हम लोग कहीं ना कहीं कोरिलेट कर सकते हैं किससे, वेपर प्रेशर से, क्योंकि वेपर मॉलिक्यूल का संख्या कम हो रहा है, तो जितना भी कम हो रहा है वह जाहिर सी बात है कि वेपर प्रेशर को ही कम करेगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो प्रेशर लगाता है यही वेपर का मॉलिक्यूल लगाता है। तो वेपर का मॉलिक्यूल ही एब्जॉर्ब हो जा रहा है, तो फिर उसके चलते जो लगने वाला प्रेशर है वो भी कम। तो जितना वेपर का मॉलिक्यूल कम हो रहा है, उतना ही उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग जो है वेपर प्रेशर भी कम होगा, उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग जो है वेपर प्रेशर भी कम होगा। समझने वाली बात है इसमें। तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ से यह जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन मतलब कि P, उसको हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1.949। ऐसा क्यों लिख सकते हैं, बतलाए हम कि जो प्रेशर यहाँ बनेगा वह इन्हीं वेपर मॉलिक्यूल के चलते, और यही वेपर के मॉलिक्यूल जो है एब्जॉर्ब हो जा रहे हैं ड्राई एयर के द्वारा, तो उतना वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का कम हो जाएगा। इसलिए लिखे कि जो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का है वह इसके प्रोपोर्शनल होगा। सिंपल सी चीज़, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, चाहे उतना बढ़े चाहे घटे जो भी हो, यहाँ तो घटेगा ही, तो इसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा। एकदम सिंपल सा है। उसके बाद
अब यहाँ जो है वह केवल प्योर सॉल्वेंट है, वेट वहाँ भी डिक्रीज कर रहा है, तो यहाँ जो वेट डिक्रीज कर रहा है तो यहाँ भी तो वही कहानी होना है कि यहाँ भी यह जो वेपर बनेगा या वेपर एब्जॉर्ब होगा इधर से जो ड्राई एयर आ रहा है उसके द्वारा। तो यहाँ भी जो वेट लॉस हो रहा है वह कहीं ना कहीं वेपर प्रेशर के ही प्रोपोर्शनल होगा। तो यह सॉल्यूशन था तो उसके प्रोपोर्शनल हुआ, तो यह किसके प्रोपोर्शनल होगा, ये हो जाएगा जो प्योर सॉल्वेंट है पी नॉट माइनस सॉल्यूशन, इसके प्रोपोर्शनल 0.087। अरे भाई यहाँ जो प्योर मतलब यहाँ जो सॉल्यूशन था तो उस सॉल्यूशन का तो वेपर प्रेशर डिक्रीज करा ही, क्योंकि सबसे पहले तो इसी का हुआ ना, सबसे पहले ड्राई एयर इसी से पास करवाया जा रहा है सॉल्यूशन से, उसके बाद पास हो रहा है प्योर वाटर से। तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर मैंने पी तो इसके प्रोपोर्शनल, तो यहाँ प्योर सॉल्वेंट था तो हम लोग केवल पी नॉट नहीं लिखेंगे बल्कि पी नॉट माइनस पी, क्योंकि यहाँ पी जो है ऑलरेडी घट चुका है तो इसको माइनस करके लिखना होगा कि यह जो पी नॉट माइनस पी है वह प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसका, 0.087 का। अब प्रोपोर्शनल हो जाएगा तो इसको कोई कांस्टेंट लेकर के भी चल सकते हो। कोई कांस्टेंट लेकर के भी चला जा सकता है इसको। P बराबर कोई कांस्टेंट ले लोगे के 1.949, यहाँ पी नॉट माइनस पी बराबर भी के 0.087। कांस्टेंट लेने का कोई मतलब नहीं है, प्रोपोर्शनल मतलब उसका इक्विवेलेंट ही समझना है, कुछ अलग नहीं है इसमें। तो अब रॉल्स लॉ में हमने क्या पढ़ा, देखो ये कांस्टेंट का कोई मतलब है नहीं, और मतलब इसलिए नहीं है क्योंकि दोनों जगह सॉल्वेंट सेम है तो कांस्टेंट का वैल्यू सेम होगा। तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं P इक्वल टू 1.949 और P नॉट माइनस पी, मैंने वही सॉल्वेंट का माइनस सॉल्यूशन का, तो इसको लिख सकते हैं 0.087। तो यदि दोनों को जोड़ दो P प्लस पी नॉट माइनस पी 1.949 प्लस 0.087, तो ये ख़त्म हो जाएगा, मतलब यहाँ से प्योर सॉल्वेंट के लिए निकल जाएगा 1.949 प्लस 0.087। ठीक है, तो प्योर सॉल्यूशन का इतना वेपर प्रेशर, प्योर सॉल्वेंट का इतना, तो जो लोअरिंग हुआ उसको माइनस करके निकाल लिया गया इतना। अब जो हमने रॉल्स लॉ के लिए पढ़ा उसमें क्या पढ़े हम लोग कि पी नॉट माइनस पी बाई पी नॉट बराबर एक्स बी, ऐसा हम लोग पढ़े। अब यहाँ से देखोगे तो पी नॉट वगैरह सब पता है ना, पी नॉट, हाँ पी नॉट माइनस पी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इतना है 0.087, दिस इज पी नॉट माइनस पी। फिर नीचे पी नॉट है तो पी नॉट इतना आया है 1.949 प्लस 0.087 इक्वल टू एक्स पी। तो ये पूरा टर्म को सॉल्व करोगे तो यहाँ से निकल जाना है क्या, एक्स पी जो भी है वो एक्स बी वहाँ से निकल जाएगा। अब एक्स बी यदि निकल जाएगा तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि एक्स बी को लिख सकते हैं हम लोग एन बी बटे एन बी प्लस एन ए, चूँकि यह एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है और यहाँ भी हम लोग देख रहे हैं कि 28 ग्राम सॉल्यूट 200 ग्राम वाटर में है, इसका मतलब कि सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा डाइल्यूट है, फेरी डाइल्यूट। तो फेरी डाइल्यूट का मतलब कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट जो है वो मच ग्रेटर दैन है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मतलब बी। अब एन ए बहुत बड़ा है एन बी से, तो फिर जो दोनों का समेशन होगा एन ए प्लस एन बी वह लगभग ए के बराबर ही आना है, एन ए के बराबर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा एन बी बाई एन ए। हाँ डायरेक्ट हम लोग उसको नेगलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ लिख देंगे कि सिंस सॉल्यूशन इज डाइल्यूट, इजीली तो एक्स भी तो यहाँ से निकला हुआ रहेगा 0.087, बाई इसको जोड़ के लिखी दो, इतना आ जाएगा। इधर हो गया
NB बाई NA, NB इज WB बाई MB और NA इज WA बाई MA। हम लोग को निकालना था क्या, मोलर मास सॉल्यूट का। तो अब इसके आगे बढ़ोगे तो 0.087 बाई 2.037, वो WB बाई MB थी। WB मतलब ये तो मास दिया हुआ है 28.66 बाई MB। MA चला जाएगा ऊपर, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट मतलब 18 ग्राम पर मोल वाटर है और उसका मास दिया हुआ है यहाँ 200 ग्राम। हो गया, एक अननोन टर्म यही तो बच रहा है। तो पूरे को सॉल्व करोगे तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगा किसके लिए, MB के लिए। तो यह भी काफ़ी कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन तो है नहीं, सोचना पड़ेगा। NN सिन्हा का आप न्यूमेरिकल बनाओगे तो सोचना तो पड़ेगा ही पड़ेगा कि कैसे उसको हम लोग करेंगे और कितना यहाँ मतलब कि कंसेप्ट था कि कैसे इसको आप समझोगे। ये जो बोल रहा है कि मॉइस्चराइजेशन हो रहा है, फिर ड्राई एयर है, तो सिंपल सी बात है कि ड्राई एयर जब आप पास करवाओगे, देखो एयर नहीं ड्राई एयर लिखा है, इसका मतलब उस एयर में मॉइस्चर जरा सा भी नहीं है, तो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगा। और कौन सा मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगा, उसी के लिए हम समझाए कि यहाँ जो सॉल्यूशन है तो रूम टेम्परेचर पर भी है, तो सॉल्वेंट उसका वेपोराइज करेगा, तो वेपर में कुछ तो मॉलिक्यूल्स होंगे और वही जो वेपर मॉलिक्यूल है उसी को एब्जॉर्ब करेगा। तो ये वेपर का मॉलिक्यूल मतलब सॉल्यूशन का पार्ट हुआ और उसका मॉलिक्यूल अब एयर एब्जॉर्ब कर ले रहा है, तो सॉल्यूशन का वेट डिक्रीज करेगा, घटेगा। और सॉल्यूशन का वेट जब घटेगा तो वही सिचुएशन आ जाना है। तो उसी के हिसाब से हम लोग इसको आगे बढ़ाते गए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है इसमें 7। क्वेश्चन नंबर 7 डायरेक्ट इसको बताते हैं। बोल रहा है कि 10 ग्राम कोई नॉन वोलाटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट है, मतलब कि मास ऑफ सॉल्यूट WB दिया हुआ है 10 ग्राम, उसको घोला जा रहा है 100 ग्राम वाटर में, मतलब मास ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ है 100 ग्राम। टेम्परेचर मेंशन्ड है तो उसके लिए कोई खास मतलब नहीं है इसका। अब बोल रहा था वेपर प्रेशर वाज लोवर्ड फ्रॉम इतना टू इतना। हाँ, कि जो वेपर प्रेशर था वह कम हो गया है, लोवर्ड फ्रॉम 17.535 टू 17.235 mm। सो कैलकुलेट द मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट। बड़ा आसान सा है, देखो वेपर प्रेशर पहले इतना था अब इतना हो गया, तो यह जो वेपर प्रेशर ऑब्वियसली सॉल्वेंट के लिए होगा P0A 17.535 mm Hg, और इतना से अब घट करके इतना हो गया, तो वेपर प्रेशर इतना घटा कब, जब आप इतना सॉल्यूट को मिलाए सॉल्वेंट में, मतलब वो कहीं ना कहीं सॉल्यूशन का हो गया 17.235 mm Hg। अब तो काम आसान है, जो रॉल्स लॉ में हमने पढ़ा P0A माइनस P बाई P0A बराबर XB को सॉल्व करके क्या आया था NB बटे NA प्लस NB। फिर से वही काम कर सकते हो कि डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो आप NB को यहाँ से हटा सकते हो और इसको लिख सकते हो WP बाई MB और फिर WA बाई MA। तो कहीं ना कहीं क्या बन जाएगा, P0A इज 17.535 माइनस P इज 17.235, अगेन नीचे P0A है 17.535 इक्वल टू WB बाई MB इंटू MA बाई WA। सॉल्व करोगे इसको तो कितना आ जाएगा 0.300
बाई 17.535। डब्लू भी तो दिया हुआ है 10 ग्राम, एम भी तो कैलकुलेट ही करना है, एम ए मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट यहाँ वाटर है तो 18 ग्राम पर मोल, और गिवन वेट सॉल्वेंट का है 100 ग्राम। अच्छा, तो यहाँ से ख़त्म ही हो जाएगा, 10 इधर आ जाएगा 1.8, तो 0.300, 17.535, 18/10, सॉरी 10 मतलब डायरेक्ट इसको लिख दें 1.8 और नीचे बचा एम बी, तो यहाँ से एम बी को लिखोगे 17.535 इंटू 1.8 बाई 0.300। ऐसा, तो उसको सॉल्व करने से यहाँ से फिर आंसर आ जाना है इसका, समझ गए। तो इसमें भी कुछ अलग सा तो नहीं था, लेकिन हाँ ठीक ठाक क्वेश्चन था। तो आज का इस लेक्चर में हम लोग यहीं तक रखते हैं इसको। नेक्स्ट लेक्चर में जो है इसके बाद के जो क्वेश्चंस हैं उसको करेंगे। पहले ही बताएं कि मैक्सिमम क्वेश्चंस 70 क्वेश्चंस हैं, मतलब कि सारे क्वेश्चंस को एक एक करके हम लोग करेंगे ही। फिर उसमें से अपने से बनाने का प्रयास करोगे तुम लोग, जो बन जाए ठीक है, जो नहीं बनेगा उसको वीडियो से देख करके हेल्प ले करके जो है आगे कर लेना है। तो इसके बाद का क्वेश्चन जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।